वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं कांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मोटर्स। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज की जाती है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम कि डैम्पर वाइंडिंग क्या है। ठीक है, यदि मैं डैम्पर वाइंडिंग की बात करूं स्टूडेंट, तो डैम्पर वाइंडिंग बेसिकली मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। किस मोटर को? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। लेकिन इससे हमें एक फायदा और मिलता है कि हम हंटिंग इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हंटिंग इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। अब यदि डैम्पर वाइंडिंग का यूज हम सिंक्रोनस मोटर में करते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग कहां पर प्लेस की जाती है? तो डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में रोटर पार्ट में उसके पोल फेस में की जाती है। कहां की जाती है? रोटर पार्ट में उसके पोल फेस में की जाती है। यदि मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको बताऊं, इस डायग्राम में यदि यहां पर ये सेलिएंट पोल रोटर है और सेलिएंट पोल रोटर के पोल फेस में, मतलब यहाँ पर ये पोल फेस वाला भाग है, यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। क्लियर है? आपको समझ आया डैम्पर वाइंडिंग कहाँ की जाती है? रोटर के पोल फेस में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। ठीक, एक और वाइंडिंग वहां पर फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग इसी रोटर में ही होगी। तो फील्ड वाइंडिंग इसके कोने में यहाँ पर, जहां से आप डीसी एक्साइटेशन देंगे, तो यहाँ पर भी एक फील्ड वाइंडिंग होती है जिससे डीसी एक्साइटेशन देके एन और एस पोल बना लेता है। इससे हंटिंग इफेक्ट भी दूर होता है और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस मोटर में इसके पावर फ्लो डायग्राम, आज का जो मेन टॉपिक है पावर फ्लो डायग्राम क्या होता है। तो पावर फ्लो डायग्राम मतलब कि पावर को फ्लो करने वाला डायग्राम। तो पावर को जब हम इनपुट के रूप में पावर देते हैं, तो हमें आउटपुट के रूप में भी पावर ही मिलेगा। लेकिन आपको पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का कहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो मोटर का भी काम यही है। बेसिकली मोटर का क्या काम है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें पावर फ्लो डायग्राम है, तो इनपुट क्या देंगे हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें आउटपुट क्या मिलेगा उसके साथ में? मैकेनिकल एनर्जी। क्या मिलेगा? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये पावर फ्लो डायग्राम इसी पर बेस्ड है। याद रखिएगा, इनपुट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। चलिए, पावर फ्लो डायग्राम में यदि हम देखेंगे तो सिंक्रोनस मोटर की जो एफिशिएंसी होती है ये ग्रेटर देन 95% होती है। तो ग्रेटर देन 95% का मतलब ये होता है कि 95% से ज्यादा ही होगी, 95% से कम नहीं होगी। 100% हो नहीं सकती, ऐसी कोई इफिशिएंट मोटर नहीं है इस दुनिया में जो 100% उसकी इफिशिएंसी हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें शाफ्ट एंड बेयरिंग होता है और शाफ्ट एंड बेयरिंग में कुछ ना कुछ घर्षण या विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस, कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा। इसीलिए कोई भी मोटर 100% इफिशिएंसी की नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर इफिशिएंसी में 95% एबो होगा, बिलो नहीं होगा। मतलब 95% से ज्यादा ही मिलेगा आपको, लेकिन कम नहीं मिल सकता। सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे हैं। यदि कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगा, मोटर बहुत पुरानी है, तो 95% से कम भी मिल सकती है इफिशिएंसी। मैं इस चीज को दावा नहीं करूंगा, क्योंकि हम थ्योरेटिकल लाइफ, ये थ्योरी वाली लाइफ है। थ्योरी में आपको एक्चुअल फैक्ट पढ़ना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करते हैं इसमें कुछ और मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल
कुछ और। तो यहाँ पर यदि हम देखें सबसे पहले पावर फ्लो डायग्राम में डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में इनपुट के रूप में हम क्या देते हैं, तो मैंने आपको बताया मोटर में इनपुट के रूप में क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, और हमें आउटपुट क्या मिलता है, मैकेनिकल पावर। क्लियर, इतना कंफर्म हो गया हम सभी को। इनपुट क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, आउटपुट में क्या मिलेगा, मैकेनिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर जब हम देते हैं तो इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल पावर टू द आर्मेचर, मतलब कि यदि एक सर्किट डायग्राम यहां बनाते हैं, चलिए यहां पर एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं, इसमें थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक, यहां पर जो पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, और यहां पर एक पोल हो गया। ठीक, यहां पर अंदर मोटर है, इसके अंदर इसको हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, फिलहाल अभी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। तो यहां से ये बन गया और यहां से ये बन गया। ठीक, इतने भागों में बटा दिया, इतना भाग ये डेल डेल से होगा, क्योंकि ये इसके अक्ष के परिधि ही घूमेगा। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर डेल पर वाइंडिंग लपेटी गई है, यहां पर भी डेल पर वाइंडिंग लपेटी गई है। सबसे पहले हम यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, तो कहां से देंगे स्टूडेंट, इसके स्टेटर पार्ट में इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, और स्टेटर पार्ट में इलेक्ट्रिकल पावर देंगे तो ये क्या है, ये पोल है, और ये पोल में ही कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये आपको पता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग को सबसे पहले हमें इनपुट सप्लाई दी है आर बाय वी, 3 फेज, ये 3 फेज एसी सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आर्मेचर वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई हम देंगे। तो इनपुट कहां दिया है हमने, आर्मेचर वाइंडिंग को, जो कहां पर लगी हुई है, यहां पर स्टेटर पार्ट में लगी हुई है। अब जैसे ही हम यहां पर 3 फेज एसी सप्लाई देंगे तो होगा क्या, मोटर के अंदर होगा क्या, स्टेटर में कॉपर लॉस होगा, क्योंकि स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग लपेटी गई है, आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी गई है। तो आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी गई है तो उसके कारण वाइंडिंग में कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग है ना। तो बेसिकली जब कॉपर की वाइंडिंग है तो कॉपर लॉस होगा कि नहीं। अब जिस कोर में लपेटी गई है एक ऐसा फ्रेम होगा, है कि नहीं, ये फ्रेम इधर आपको जिसे पोल कहते हैं, और ये पोल किसका बना हुआ है, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। पोल किसका बना हुआ है स्टूडेंट, पोल किसका बनाया हमने, सिलिकॉन स्टील का बनाया, सिलिकॉन स्टील का, और ये क्या है, लैमिनेटेड है कि नहीं। सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं और लैमिनेटेड क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को एलिमिनेट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए हम अब पोल किसका बनाया है, सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड है, और इसी पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लपेटी गई है, कॉपर की वाइंडिंग लपेटी गई है, जिसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो कॉपर की वाइंडिंग लपेटी गई है तो ऑब्वियसली है ये सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड पोल के ऊपर लपेटी गई है, तो उसमें आयरन लॉस भी होगा। तो कॉपर लॉस तो होगा वाइंडिंग के अंदर, लेकिन कोर में आयरन लॉस भी होगा। तो कोर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं डियर स्टूडेंट, कोर में कौन कौन से लॉस होते हैं, एक तो एडी करंट लॉस होता है और दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ये दोनों लॉस होते हैं। तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, ये आयरन लॉस जो है ये इसी लिस्ट में आता है। कहने का मतलब ये है कि आर्मेचर वाइंडिंग इस पोल में लपेटी गई है, उस आर्मेचर वाइंडिंग में 2 प्रकार के लॉस होंगे, फर्स्ट लॉस होगा कॉपर लॉस और सेकंड आयरन लॉस, ये 2 प्रकार के लॉस होंगे। कब के सिचुएशन में, जब हम 3 फेज एसी सप्लाई आर्मेचर वाइंडिंग को देंगे। तो जब आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी तो उसमें कॉपर लॉस भी होगा और दूसरा आयरन लॉस भी होगा। क्लियर है, ये पावर फ्लो डायग्राम है बेटा, इसमें
इनपुट आउटपुट प्लस लॉसेस, ये दोनों कन्वर्जन भी समझ में आएगा। तो जब हम आर्मेचर वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है तो उस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉपर लॉस भी होता है और आयरन लॉस भी होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल पावर। ठीक है, हम जब इलेक्ट्रिकल पावर इसको सप्लाई देते हैं तो वाइंडिंग के चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल पावर। अब ये इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी पावर में चेंज होने की चेष्टा करेगा, मैकेनिकल पावर में। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दूसरे ब्लॉक में, ये ब्लॉक क्या हो गया ए, ये ब्लॉक कौन सा हो गया बी। अब बी ब्लॉक में पहुंच गए तो यहाँ पर क्या लिखा है ब्लॉक डायग्राम में, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर। इसमें डेवलप हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। डेवलप मतलब कि उत्पन्न होना किसमें हो रहा है, रोटर में। सप्लाई किसमें दिए, स्टेटर में। सप्लाई किसमें दी हमने, स्टेटर में। सप्लाई किसमें दी हमने, स्टेटर में। पावर डेवलप किसमें हो रहा है, मैकेनिकल पावर रोटर में। और रोटर में जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा वो किसके कारण होगा, तो बैक ईएमएफ के कारण होगा। किसके कारण होगा, बैक ईएमएफ आर्मेचर करंट, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग है तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट भी फ्लो होगी, उसमें बैक ईएमएफ भी डेवलप होगा और उन दोनों के बीच का एंगल भी बनेगा। तो एंगल क्या होगा, अल्फा माइनस फाई। कौन सा एंगल होगा, अल्फा माइनस फाई। तो कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा, उस एंगल का नाम है अल्फा माइनस फाई। तो आर्मेचर वाइंडिंग के कारण जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा रोटर के अंदर, ये बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर एंगल के कारण होगा। क्लियर है, तो समझ में आ गया आपको। मतलब टॉर्क उत्पन्न होगा, इसे बल आघूर्ण कहते हैं। तो टॉर्क उत्पन्न होगा, डेवलप होगा, जिसके कारण रोटर घूमेगी अपने अक्ष के परिधि। ठीक, ये ब्लॉक क्या हो गया। अब यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या चाहिए, मैकेनिकल पावर। तो आउटपुट में हमें मैकेनिकल पावर कब मिलेगा, इस बीच में कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर होगा। तो इस बीच में मैकेनिकल पावर डेवलप इन रोटर। अब रोटर के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जब रोटर घूमेगा अपने अक्ष के परिधि, ठीक है, शाफ्ट एंड बियरिंग में, तो उसमें फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉस भी होगा। क्या होगा, फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉस। अब फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, घर्षण। तो घर्षण हानि होगी कि नहीं, होगी ना भाई। रोटर जब बियरिंग में घूमेगा तो घर्षण तो होगा ही, उसके बाद विंडेज लॉस भी होगा। तो फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉस प्लस, ये प्लस है डीसी एक्साइटेशन, क्योंकि हम डीसी एक्साइटेशन किसको देते हैं, रोटर को। रोटर में कौन सी वाइंडिंग लगी हुई है, फील्ड वाइंडिंग एंड डेम्पर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग एंड डेम्पर वाइंडिंग। तो रोटर में फील्ड वाइंडिंग और डेम्पर वाइंडिंग लगी हुई है। तो फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई देते हैं हम, डीसी सप्लाई देते हैं, उसे एक्साइटेड करने के लिए। एक्साइटेड कर देंगे तो ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगी, और सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगी तो क्या करेगी, उसके बाद स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ, और रोटर जो सिंक्रोनस स्पीड डेवलप कर रही है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। और जब ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे तो सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक। तो जब रोटर अपने अक्ष के परिधि घूमने की चेष्टा करेगा, उसमें टॉर्क डेवलप होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर रोटर में फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉस, घर्षण हानि उसमें होगी। और घर्षण हानि के कारण उसका बेरिंग गर्म हो जाएगा, बॉडी गर्म हो जाएगी। बेरिंग वाला भाग और रोटर वाला भाग जो है वो गर्म हो जाएगा, हीट होगा कि नहीं, घर्षण होगा तो हीट होता है कि नहीं। तो इसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीस ऑयलिंग, ग्रीसिंग और बेरिंग चेंज करते हैं। अच्छा ऑयलिंग, अच्छा ग्रीसिंग करते हैं ताकि घर्षण कम हो और एफिशिएंसी हमें ज्यादा मिले। लेकिन फिर भी घर्षण वाला जो है, घर्षण एंड विंडेज लॉस, क्योंकि फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉस होना उसमें स्वाभाविक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रोटर में
ये किसमें होगा बेटा? रोटर में होगा। रोटर में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा। तब कहीं जाकर हमको आउटपुट में मैकेनिकल पावर एक शाफ्ट होगी। जो शाफ्ट और बेरिंग है, तो शाफ्ट में हमें मैकेनिकल पावर मींस यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिए हमने? विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर क्या दिए? विद्युत ऊर्जा। हमें यहाँ क्या मिला? यांत्रिक ऊर्जा। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर 2 और मैकेनिकल पावर 2। तो मैकेनिकल पावर किसमें प्राप्त होता है? हमें शाफ्ट में प्राप्त होता है। किसमें होता है? शाफ्ट में। शाफ्ट मतलब कि रोटर का जो भाग होता है बाहर निकला हुआ, वो शाफ्ट कहलाता है। और उस शाफ्ट में ही आप देखेंगे तो सामने शाफ्ट को लंबा कर दिया जाता है, वहीं पर हम बेल्ट को अटैच करते हैं और इसके मदद से हम क्या करते हैं? किसी और मशीन को घुमाते हैं। मतलब सिंक्रोनस मोटर घूमेगी तो उसके साथ में किसी बेल्ट को अटैच कर दें या गियर को अटैच कर दें। गियर समझते हैं आप? क्योंकि टू व्हीलर भी गियर से ही चलती है। तो शाफ्ट को हम यदि आगे निकाल दें, उसमें हम बेल्ट लगा दें, तो उससे किसी भी मशीन को घुमाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं आउटपुट के रूप में। तो ये था पावर फ्लो डायग्राम। पावर फ्लो डायग्राम में इनपुट के रूप में हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। शाफ्ट में जो यहाँ पर स्टेटर पार्ट में कॉपर और आयरन लॉस दोनों होते हैं। उसके बाद रोटर में मैकेनिकल पावर डेवलप होता है और मैकेनिकल पावर डेवलप होने के बाद जब रोटर घूमना चालू कर देती है तो उसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है। तब हमको आउटपुट के रूप में जो बचा हुआ जो पावर है वो मैकेनिकल पावर के रूप में शाफ्ट में प्राप्त होता है। तो ये जो शाफ्ट होता है, इस शाफ्ट में हमको मैकेनिकल पावर मतलब की यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? चलिए, ये तो था पावर फ्लो डायग्राम। ये एग्जाम में पूछा जाता है पावर फ्लो डायग्राम क्या है। ठीक, इससे आपको एक चीज ये स्पष्ट हो जाएगी कि सिंक्रोनस मोटर में कौन कौन सी हानियां होती है। तो कौन कौन सी हानियां होती है? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। मतलब ये मानकर चलिए 4 प्रकार के लॉसेस तो स्वाभाविक रूप से होना ही है। किसी भी मोटर में देखेंगे आप तो कॉपर लॉस तो होगा ही क्योंकि वाइंडिंग लपेटी गई, आयरन लॉस भी होगा क्योंकि वाइंडिंग लपेटी गई। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा, ऑब्वियसली क्योंकि रोटर पार्ट घूमेगा। ठीक है, चलिए अब ये सेकंड जो हमारा टॉपिक था, सेकंड टॉपिक है कंडीशन फॉर डिफरेंट एक्साइटेशन। कंडीशन फॉर डिफरेंट एक्साइटेशन। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि इसमें एक्साइटेशन 3 प्रकार के होते हैं। सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए, कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के कौन से होते हैं इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। यदि फर्स्ट की बात करें हम एक्साइटेशन की, तो एक्साइटेशन में डियर स्टूडेंट डीसी एक्साइटेशन और डीसी एक्साइटेशन में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट में देखेंगे क्या हो जाएगा? नॉर्मल एक्साइटेशन। अब नॉर्मल एक्साइटेशन का मतलब 100% एक्साइटेशन, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल एक्साइटेशन। ठीक, सेकंड जो है ये है अंडर एक्साइटेशन। सेकंड क्या है? अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन मतलब कि 100% के अंदर एक्साइटेशन होना, 100% से बाहर नहीं होना। ठीक, उसके बाद थर्ड है ओवर एक्साइटेशन। क्या है? ओवर एक्साइटेशन। तो ओवर एक्साइटेशन का मतलब होगा स्टूडेंट कि 100% के बाहर, 100% के बाहर मतलब कि मैक्सिमम के बाहर, ऊपर मैक्सिमम स्पीड है उसके ऊपर यदि स्पीड में चलना चालू कर दे तो अति उच्च गति हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन।
ये तीन टाइप के एक्साइटेशन होते हैं डीसी एक्साइटेशन। ये डीसी एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर में इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं इस रोटर में, यहाँ पर इस ये रोटर दिख रहा है आपको, इस रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, सिंक्रोनस स्पीड में घूमने के लिए डीसी एक्साइटेशन देते हैं। और वही डीसी एक्साइटेशन तीन प्रकार के होते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। तो नॉर्मल एक्साइटेशन में तो ये 100% एक्साइटेशन होता है, अंडर एक्साइटेशन में 100% से कम होगा, 100% से कम होगा, और ओवर एक्साइटेशन में क्या होगा स्टूडेंट, 100% से ज्यादा होगा। यदि ये तीन की पॉइंट आपको समझ में आ जाए तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। तो नॉर्मल एक्साइटेशन में क्या होगा, ये स्टूडेंट नॉर्मल एक्साइटेशन में बेक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। नॉर्मल एक्साइटेशन में बेक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। EB इज इक्वल, ये EB क्या है, बेक ईएमएफ, और ये बेक ईएमएफ किसमें जनरेट होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में। किसमें होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बेक ईएमएफ किसमें जनरेट होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो बेक ईएमएफ जो जनरेट हुआ है ये किसके कारण हुआ है, सप्लाई वोल्टेज के कारण, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज कहां दे रहे हैं, 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं किस जगह को, तो 3 फेज एसी सप्लाई देने के कारण सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, इस सप्लाई वोल्टेज के कारण बेक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। तो जब बेक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। तो बेक ईएमएफ किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज के कारण। जब सप्लाई वोल्टेज बेक ईएमएफ के बराबर हो जाए, इस कंडीशन को हम नॉर्मल एक्साइटेशन कहते हैं। और नॉर्मल एक्साइटेशन की कंडीशन में ये 100% एक्साइटेशन की कंडीशन प्राप्त होती है। मतलब 100% एक्साइटेशन का मतलब ये होता है कि इससे आप कम, इससे ज्यादा सिंक्रोनस मोटर को पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब यहाँ पर बात करें हम, यदि इसकी फेजर डायग्राम, ये कौन सा डायग्राम था, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। इसको क्या कहा जाता है, फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम में यदि हम समझें तो ये बेक ईएमएफ हो गया, ठीक, और ये सप्लाई वोल्टेज। तो बेक ईएमएफ इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, बेक ईएमएफ इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। और सप्लाई वोल्टेज किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट वोल्टेज। ये क्या है, ईआर क्या है, ये है रिजल्टेंट वोल्टेज। ईआर क्या है बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है रिजल्टेंट वोल्टेज, मतलब कि बेक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का रिजल्टेंट है, बेक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का रिजल्टेंट है। तो एक फार्मूला ऐसा पढ़े थे हमने, ईबी, इसमें ईआर इज इक्वल टू ईबी माइनस बी, ऐसा कुछ पढ़े थे फार्मूला हमने। तो वही फार्मूला यहाँ है, ईबी और सप्लाई वोल्टेज, तो बेक ईएमएफ एंड सप्लाई वोल्टेज के बीच का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा, जिसे ईआर से शो किया जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये स्टूडेंट, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो वोल्टेज है और यहाँ पर आर्मेचर करंट, तो देखो बेक ईएमएफ और आर्मेचर करंट ये दोनों एक ही दिशा में है, दिख रहा है आपको, ये सीधी लाइन में आर्मेचर करंट और बेक ईएमएफ। ये क्यों है बेटा ऐसा, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में ही आर्मेचर करंट फ्लो होती है और आर्मेचर वाइंडिंग में ही बेक ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक होगा। समझ आ रहा है आपको? इसका नाम क्या है, बेक ईएमएफ, मतलब पीछे अपोजिट। यदि करंट की डायरेक्शन ये होगी तो बेक ईएमएफ का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, क्योंकि इसका नाम ही बेक ईएमएफ, क्योंकि ये लेंज के नियम के द्वारा उत्पन्न होती है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो लेंज का नियम क्या है, जिससे यह उत्पन्न हुई सप्लाई वोल्टेज से उत्पन्न हुई ना बेटा, जिससे यह उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है। समझ आ रहा है आपको? लेंज का नियम क्या है, जिससे यह उत्पन्न होगी ये उसी का विरोध करती है। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है अलग अलग।
क्योंकि जो सप्लाई करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट के फ्लो का डायरेक्शन, वो यदि सीधे है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल लिखना होगा। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है, देखिए ईएमएफ और ये वोल्टेज के बीच का एंगल, ये अल्फा डिग्री होता है। और यही अल्फा डिग्री को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए अल्फा डिग्री। ठीक। एक चीज है, ये जो फाई है, फ्लक्स फाई, ये आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज के बीच का कोण है। तो हम क्या करते हैं, जो टॉर्क डेवलप होता है, मैकेनिकल पावर जो टॉर्क डेवलप होता है, तो ये अल्फा माइनस फाई करते हैं। कहां से आया? देखिए ईबी, ये ईबी हो गया, आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर करंट हो गया, कहां ये आर्मेचर करंट हो गया, इनटू cos अल्फा माइनस फाई, तो cos अल्फा माइनस फाई। ये क्यों बेटा, कहां से आया? देखिए P का फार्मूला क्या है? पावर V इनटू I। और AC की बात करें तो बेटा क्या हो जाता है यहाँ पर? cos फाई। ये पावर का फार्मूला है ना, है कि नहीं? P इज इक्वल टू V इनटू I cos फाई, ये पावर का फार्मूला है। देख लीजिए, ये जो V लिखा है ये EB है, I आर्मेचर करंट, cos फाई जैसा कि वैसा, और अल्फा माइनस फाई ये एंगल है। इससे तुलना आप कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये AC में cos फाई लिख रहे हैं, DC में पावर फैक्टर नहीं होगा तो फिर ये DC में इसको मिटा दिया जाएगा। समझ में आपको? DC में पावर P का फार्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V इनटू I, ये DC के लिए होता है। और ये क्या है? ये AC के लिए, इसमें cos फाई 8 हो जाता है क्योंकि पावर फैक्टर एंगल है। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर देखेंगे तो आर्मेचर करंट क्या होता है? लैग होता है, मतलब पीछे हो जाता है। किससे? वोल्टेज से। आर्मेचर करंट लैग्स बाय सप्लाई वोल्टेज। तो आर्मेचर करंट, ये आर्मेचर करंट सप्लाई वोल्टेज से क्या हो गया? लैग हो गया, मतलब पीछे हो गया ना। यदि यही आर्मेचर करंट यहाँ ऊपर होता तो लीड होता। समझ रहे आपको? किसी को दिक्कत? देखो यहाँ क्या लिखा है? आर्मेचर करंट लेग, मतलब आर्मेचर करंट पीछे, किससे? सप्लाई वोल्टेज से। ये क्या है? सप्लाई वोल्टेज। ये क्या है स्टूडेंट? सप्लाई वोल्टेज। तो आर्मेचर करंट सप्लाई वोल्टेज से पीछे होगा, तब इन दोनों के बीच में जो एंगल उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? फाई एंगल कहेंगे। देखिए IA लेग्स सप्लाई वोल्टेज V बाय स्मॉल एंगल फाई। तो जब ये सप्लाई वोल्टेज से आर्मेचर करंट पीछे हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में फाई डिग्री का एंगल डिलीवर होगा या उत्पन्न होगा। तो ये फाई एंगल का जो है, फाई फ्लक्स फाई वाला एंगल यहाँ पर उत्पन्न होता है पीछे होने के कारण। ये जो सिचुएशन होती है डीसी एक्साइटेशन में, जब डीसी एक्साइटेशन को बढ़ा दिया जाता है, इट मींस यहाँ पर देखेंगे ये डीसी एक्साइटेशन में पोल को जो सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई, यहाँ पर पोल है और इसी 90 पर मिटी गई है, मैंने आपको बताया था यहाँ से डीसी सप्लाई देते हैं तो माइनस। यदि हम डीसी एक्साइटेशन को बढ़ा दें, यदि हम डीसी एक्साइटेशन को बढ़ा दें तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगी? सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। और जब सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी तब ये कंडीशन नॉर्मल एक्साइटेशन की कंडीशन कहलाएगी। ध्यान से सुनिए, जब डीसी एक्साइटेशन को बढ़ाया जाता है तब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है। और ये जो कंडीशन होती है 100% एक्साइटेशन की होती है। इट मींस जिससे उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न हो रहा है सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये दोनों बराबर हो जाए, ना तेरा ज्यादा ना मेरा ज्यादा, दोनों का बराबर। ये कंडीशन होती है नॉर्मल एक्साइटेशन। ठीक, इसी को 100% एक्साइटेशन भी कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सेकंड हम देखते हैं अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन का मतलब सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो मानकर चलिए, यदि इसकी बात करें बेटा,
यदि बेक ईएमएफ 200 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है तो सप्लाई वोल्टेज भी कितना है 200 वोल्ट है। दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको? सप्लाई वोल्टेज कितना दिए हमने 200 वोल्ट दिए और बेक ईएमएफ भी कितना उत्पन्न हो रहा है 200 वोल्ट ही हो रहा है। तो ये सिचुएशन कौन सी होगी नॉर्मल एक्साइटेशन। कितना समझ में है? अब बेटा यहां पर देखेंगे अंडर एक्साइटेशन में, अंडर एक्साइटेशन में सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है और आपको बेक ईएमएफ प्राप्त कितना हो रहा है मालूम है 180। कितना हो रहा है 180 वोल्ट, मतलब 200 वोल्ट से कम है कि नहीं? तो ये कौन सा एक्साइटेशन होगा अंडर एक्साइटेशन होगा। कैसा एक्साइटेशन होगा अंडर एक्साइटेशन होगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब इसमें आप एक्साइटेशन को कम करते हैं तो एक्साइटेशन को कम कैसे करेंगे डीसी सप्लाई के मान को कम कर देंगे। यहाँ डीसी सप्लाई दे रहे हैं ना, डीसी सप्लाई के मान को कम कर देंगे। तो जब डीसी सप्लाई के मान को हम कम करेंगे तब क्या होगा कि डीसी सप्लाई को या डीसी जो एक्साइटेशन दे रहे हैं उसके मान को जब कम कर देंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी। जब आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स फाई भी बढ़ेगा और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा लो हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा लो हो जाएगा। तो ये जो पावर फैक्टर लो होगा तो मैंने आपको वी कर्व ऐसा बताया था और एक इनवर्ट वी कर्व भी बताया था, मैंने आपको बताया था ना, याद है आपको? ऐसा इस टाइप से वी कर्व पढ़ाया मैंने आपको। और यहाँ पर हमने लिखे थे आधे पार्ट में लैगिंग और आधे में लीडिंग लिखे थे। तो यहाँ पर बेटा जो पावर फैक्टर कम होगा वो लैगिंग साइड का कम होगा। किसका होगा लैगिंग साइड का कम होगा पावर फैक्टर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पिछली क्लास में हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए बेक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से कम हो जाएगा। कब की कंडीशन में होगा जब डीसी एक्साइटेशन को कम कर देंगे तो बेक ईएमएफ भी कम हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज ज्यादा रहेगा। जैसे सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है और बेक ईएमएफ 180, थोड़ी देर हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो आर्मेचर करंट और बेक ईएमएफ, ये देखिए आर्मेचर करंट और बेक ईएमएफ ये रेफरेंस लाइन है। तो आर्मेचर बेक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच में क्या बनता है रिजल्टेंट वोल्टेज बनता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा है ईआर है, ठीक। और इन दोनों के बीच में आर्मेचर करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच में बेटा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। देखो यहाँ पर भी एंगल कितना है रिजल्टेंट वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में 90 डिग्री, यहाँ पर भी रिजल्टेंट वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में 90 डिग्री, उसमें भी 90 डिग्री ही बनेगा, तीनों में 90 डिग्री बनेगा। देखिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज बेक ईएमएफ जो सप्लाई वोल्टेज है वो ज्यादा है और बेक ईएमएफ कम है। तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है और आर्मेचर करंट के बीच में बेटा जो एंगल बनेगा वो फ्लक्स फाई बनेगा। यहाँ पर भी बना था लेकिन यहाँ पर एंगल का मान मानकर चलिए यहाँ पर ये 30 डिग्री दिख रहा है, 30 डिग्री टाइप का, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो कितना दिख रहा है थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। चलिए यहाँ पर 60 डिग्री का बना है, मतलब एंगल क्या हो गया बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या होगा आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाएगा क्योंकि एंगल का मान बढ़ चुका है। किसका मान बढ़ चुका है एंगल का। तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाएगा, जब आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्लक्स फाई का भी मान बढ़ेगा, एंगल तो फ्लक्स फाई का भी मान बढ़ेगा। तो जब फ्लक्स फाई का मान बढ़ता है मैंने आपको बताया था यदि एंगल बढ़े तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है कम हो जाता है, बताया ना मैंने आपको, ये उल्टा नियम है। तो सेम यहाँ पर लैगिंग साइड में पावर फैक्टर कम हो जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया, ये अंडर एक्साइटेशन होता है। तो इसमें एक ये की पॉइंट है कि आपको सप्लाई वोल्टेज का मान ज्यादा मिलेगा और बेक ईएमएफ का मान कम मिलेगा। इसमें बेक ईएमएफ का मान बराबर मिला था, इसमें बेक ईएमएफ का मान कम मिल रहा है सप्लाई वोल्टेज से और इसमें बेक ईएमएफ का मान ज्यादा है। चलिए देखिए ओवर एक्साइटेशन, तो ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में ये स्टूडेंट यहाँ पर बेक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा मिलेगा। मतलब कि क्या यहाँ पर हमने 200 वोल्ट दिए इनपुट के रूप में और यहाँ पर मिल रहा है हमको 220 वोल्ट आउटपुट के रूप में, समझ आ गया आपको? तो ये जो कंडीशन होती है ओवर एक्साइटेशन की, इसमें बेक ईएमएफ इस ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज होता है। ये यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर की श्रेणी में आता है।
यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर की श्रेणी में आता है। इसमें आपको पूरे ग्राफ मिलेंगे तो ऊपर ही मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओवर एक्साइटेशन है। तो अब अल्फा एंगल जो पहले नीचे आ रहा था आर्मेचर करंट के बीच में जो होने वाला, मतलब कि बेटा ये सप्लाई वोल्टेज हो गया और आर्मेचर करंट के बीच में जो एंगल बन रहा था नीचे, तो कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये फ्लक्स फाई ऊपर चला गया, ठीक समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पर रिजल्टेंट जो बनेगा इट मींस बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच में रिजल्टेंट बनेगा 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। इसमें भी 90 डिग्री का बनेगा, इसमें भी 90 डिग्री का बनेगा। और बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच में ये जो है बनेगा वो अल्फा डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये वही अल्फा माइनस फाई जो लिखा हुआ है, ये अल्फा है और ये फाई है। समझ में आ रहा है सभी को। तो इस समय जो वर्क करेगी ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में अंदर, ये यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करेगी। यूनिटी मतलब कि इकाई शक्ति गुणांक, मतलब पावर फैक्टर का मान कितना होगा बेटा, 1। पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 1 होगा। इसका होगा 1 होगा पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगी और पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा। लीडिंग मींस अग्रगामी, लीडिंग मतलब अग्रगामी। और पावर फैक्टर इस समय क्या हो जाएगा, पुअर होगा। पावर फैक्टर पुअर होगा, किसके लिए, इस मोटर के लिए, ठीक है। लीडिंग पे काम तो कर रहा है लेकिन पावर फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा, पुअर होगा। और ये कम होते जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, पहले बढ़ेगा फिर हल्का हल्का कम होगा। तो ये होता है ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन, ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन को एक्सप्लेन किया है विद फेजर डायग्राम। इसे फेजर डायग्राम कहते हैं। और ये जो तीनों कंडीशन है, नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन, ये तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।